गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट, स्वागत है आपका DRIC क्लासेस में। तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी में टॉपिक जिसका नंबर है आज, किस टॉपिक का नंबर बच्चों? अध्याय 5। आपका अध्याय 5 लिखा हुआ है, ये अध्याय है 5। इस अध्याय का नाम है वंशागत व विविधता। तो इसके हिस्ट्री पॉइंट पर हम एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आनुवंशिकता के लक्षण या आनुवंशिकी के लक्षण। पहला पॉइंट क्या है? आनुवंशिकी के लक्षण। जैसा कि आपको पहले चैप्टर में बता दिया गया है, जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही संभव है। अब ये पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, लेकिन ये भी जानते हैं कि कोई भी जीव जंतु मरने के बाद अपना एक अस्तित्व उसका जो बना रहता है वो किस माध्यम से? प्रजनन माध्यम से। यानी मरने से पहले अपने समान संतान उत्पन्न करता है, जिससे उसका अस्तित्व बना रहता है। आप ये भी जानते हैं जैसे कि मनुष्य का बच्चा हमेशा मनुष्य होगा, अगर कुत्ते का बच्चा हमेशा पिल्लाई होगा, और मटर के दानों से हमेशा मटर के पौधे ही उत्पन्न होंगे, और नीम की निमोरी से हमेशा नीम के पौधे ही बनेंगे। इन सभी लक्षणों में एक आनुवंशिकता बनी रहती है। उन्हीं लक्षणों का पता किया था हमारे एक महान वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अभी आगे इनके इतिहास के बारे में बात करेंगे हम। दूसरा पॉइंट है परिभाषा। दूसरा पॉइंट, एक नंबर में कभी कभी केवल परिभाषा पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है? परिभाषा। तो परिभाषा आप कहेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागत और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। बता सकते हो? और उन लक्षणों का भी अध्ययन किया जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। बता सकते हो? आगे विविधता। विविधता को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लिखा हुआ है वेरिएशंस, विविधता। आपने देखा होगा किसी भी माँ बाप की संतान एक हो या दो या चार, एक से ज्यादा हो, तो उन सभी में रंग, रूप, आकार देखने में क्या लगता है? अंतर लगता है कि नहीं? अंतर देखने को मिलता है, एक जैसी नहीं होती। एक कुछ रूप अलग होगा, आकार अलग होगा या रंग होगा। तो यही जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं, उन्हीं भिन्नता को बोल देते हैं विविधता। क्या बोल देते हैं? विविधता। ये तीनों टॉपिक आप बता सकते हो। आगे जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है, मेंडल का इतिहास। चौथा पॉइंट आपका क्या है? मेंडल का इतिहास। एक नजर डालते हैं मेंडल के जीवन के बारे में। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया देश में हुआ था, एक ब्रून शहर है, और जन्म हुआ था इनका 22 जुलाई 1822। ठीक है? कब हुआ था जन्म? 22 जुलाई 1822। यहाँ पर थोड़ा व्यास हो गया था, 22। ठीक है? ऑस्ट्रिया देश था और ब्रून शहर था और सिल्सिया गांव। बचपन से ही इनकी एक रुचि थी पेड़ पौधों में। पेड़ पौधे लगाना, कहीं भी पेड़ पौधा मिल जाए उसे देखना गौर से, ये इसमें जो लक्षण हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। और कहीं पर भी जाते तो उनके मन में जो देख लेते थे वो क्वेश्चन रहते थे। मैंने शायद आप लोगों से कई बार भी कहा है कि आप बायो के स्टूडेंट हो,
सामने कोई भी आपको जंतु एनिमल या कोई भी पौधा प्लांट दिखाई देता है, कोई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो आप उन्हें सोचें और पूछें, क्योंकि आइडियल पढ़ने के साथ आपको एक आइडियल भी बनना है। और आइडियल बनने के लिए आपको मैंने महत्वपूर्ण कितने पॉइंट बताए थे? 10। और 10 में महत्वपूर्ण में आइडियल में आपका ये भी है पढ़ाई, और उस पढ़ाई का पॉइंट कब और क्यों ऐसा होता है, तो क्यों। ठीक है, तो आइडियल सभी को बनना है या एक को बनना है? सभी आइडियल बन के मेंडल की तरह बनना चाहते हैं। मेंडल के आगे सुनिए। तो हुआ क्या, 1843 में इनकी जो बचपन दर्शन शास्त्र में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और मैथ में सांख्यिकी जिसे स्टैटिक्स बोलते हैं अच्छी रुचि थी, भौतिक में अच्छी रुचि थी। इन्होंने अपने जो प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे, किस पर किए थे? मटर के पौधे। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? पायसम सैटाइव। नाम ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसे मीठी मटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठी मटर। इन पर अपने प्रयोग किए, और ये अपने प्रयोग 1856 से लेकर के 1863 तक, कहीं कहीं आपको 57 और 64 भी मिल जाएगा, 7-8 वर्षों तक इन्होंने मेहनत की कि जो पौधे में परिवर्तन जो देख रहे थे उन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किसमें दर्शाया? इस नाम से दर्शाया, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट इसमें इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में दर्शाया। और 1865-66 में एक ब्रून शहर में ही एक सभा में अपने एक्सपेरिमेंट को रखा। किसमें रखा? एक सभा में। इस सभा का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इन्होंने अपने प्रयोगों को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून शहर में सभा में अपने को रखा, अपने प्रयोगों को। तो वहां पर देखा कई वैज्ञानिक थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे थे कि उन्हें जो खुशी चाहिए थी, इन्होंने 7-8 वर्षों तक काफी मेहनत की, लेकिन उनके प्रयोगों को वहां पर लोग कम समझ रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये था, वैज्ञानिकों को ये ज्ञान था, ये तो सांख्यिकी के मैथ के एक वैज्ञानिक है, बायोलॉजी में इतना कहाँ दिमाग लगाया हुआ है इन्होंने। जब कोई बंदा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उससे सामने रिजल्ट दिखाई न दे, वहाँ तालियां तो पीटी गई, कुछ तालियां बजाई गई, लेकिन बेमन की, मन में उदासी छाई। एक कारण और था, 1859 में ही, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा था और वो इंटर में भी पढ़ोगे, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज एक ये पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक थी डार्विनवाद की, नाम ध्यान रखना जी, आगे है। ये पुस्तक भी उसी समय में थी, जोरों पर थी, तो लोग वो केंद्र बने हुए थे। कौन? डार्विन जी। तो इन्होंने सोचा भाई मेरी मेहनत मुझे लग रहा है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 1866 के बाद ये प्रयोगों से अलग हो गए। फिर क्या हुआ? 1884 में इनकी 22 में जन्म हुआ, 1884 में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद
सन 1900 ईस्वी में, ध्यान रखना कितना, 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक आए और तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग रहकर इसी आनुवंशिकी पर कार्य किया। उन 3 वैज्ञानिकों के नाम देख लीजिए। ह्यूगो डी व्रीज, और कार्ल कॉरेंस। 3 ह्यूगो डी व्रीज, एरिक वॉन शेरमैक और कार्ल कॉरेंस, 3 वैज्ञानिकों के नाम ध्यान रखना। ये थे ह्यूगो डी व्रीज और एरिक वॉन और कार्ल कॉरेंस। ये ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रिया जिस देश के मेंडल थे, ये जर्मनी के और ये हॉलैंड। तीनों के नाम ध्यान रखना देश के, ठीक है। इन्होंने अलग अलग रह करके आनुवंशिकता पर अध्ययन करने लगे और ये भी सोच रहे थे भाई मैं इस पर कार्य कर ले और इससे और किसी को ना पता चले। लेकिन इन्हीं समय में प्रयोग करते हुए इन्होंने मेंडल द्वारा जो 1866 में ही शोध पत्र बनाकर रख गए थे, उन्हें ये प्राप्त हो गया वेना विश्वविद्यालय से। कहाँ से? वेना विश्वविद्यालय से। इन्होंने जब शोध पत्र को देखा तो ये तीनों वैज्ञानिक अचंभे में पड़ गए और इन्होंने सोचा जिस आनुवंशिकता के लक्षणों का पता करने के लिए हम आज 3 लोग अलग अलग रहकर कार्य कर रहे हैं, वो 34 वर्ष पहले मेंडल नाम का व्यक्ति उसे पता लगा करके लिखकर चला गया। क्यों? 66 से 1900 तक कितनी वर्ष हो गई? 34 वर्ष हो गई कि नहीं? कितनी वर्ष हो गई? 34 वर्षों बाद। और मृत्यु के 16 वर्ष, मृत्यु के 16 वर्ष और एक्सपेरिमेंट के 34 वर्ष। तो भाई उन्होंने कहा मेंडल तो नहीं है लेकिन उनके योगदान को भुलाना नहीं चाहिए। इन तीनों वैज्ञानिकों का भी आपको सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि मेंडल के न होने पर भी इन्होंने मेंडल के नियमों का क्या किया? रीडिस्कवर किया, पुनर्खोज की। आपका कहीं कंपटीशन में पूछ लिया जाता क्वेश्चन कि मेंडल द्वारा जो प्रयोग दिए गए थे उनकी पुनर्खोज या रीडिस्कवर किसे किया था, किसने किया था? तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? ह्यूगो डी व्रीज और कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेरमैक। कंट्रियों के नाम भी ध्यान रखना, ठीक है। और फिर उन्होंने मेंडल को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? फादर ऑफ, बोलिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पितामह, आनुवंशिकी का ठीक है। आनुवंशिकी का पितामह किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। वेरी गुड। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, एक बार रिपीट कर दिया जाए। चलो पहले पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, बाद में रिपीट करेंगे। हाँ भाई, आगे पॉइंट था 5। मेंडल द्वारा, आपके मन में भी ये क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मटर, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर को ही क्यों चुना? और ही पौधे चुन लिए थे भाई। क्या नाम है, गुड़हल का था, गेंदा का था, बरगद का था, नीम का था, किसी को भी चुन सकते थे।
लेकिन उन्होंने मटर का ही पौधा क्यों चुना? आपके मन में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो मेंडल द्वारा चुना गया पौधा, मेंडल द्वारा चुना गया पौधा, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को ही क्यों चुना? नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो मटर का पौधा कैसा होता है? छोटा होता है और उसे कहीं भी हम उगा सकते हैं। दूसरा, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। कैसा होता है? 1 वर्षीय। 1 वर्षीय, 1 वर्षीय का मतलब जानते हैं आप लोग? बताइए, क्या नाम है? मानसी, बताइए। बैठ जाइए। 1 वर्षीय वो पौधे होते हैं जो कम समय, 1 सीजन में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? 1 वर्षीय पौधे। तो उन्हें पता था 1 वर्षीय पौधा है, कम समय में अपना जीवन चक्र कर लेगा। अगर बड़ा पौधा ले लेते तो क्या होता? कई सालों तक उसका फूल का इंतजार करते रहते। दूसरा, पौधा द्विलिंगी था। पौधा कैसा था? द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब तो जानते हैं आप लोग? जानते हैं? अच्छा, मनुष्य लिंगी या द्विलिंगी है? एक लिंगी है। और मटर का पौधा द्विलिंगी है, अर्थात नर और मादा जननांग पार्ट जिस पुष्प में, जिस पौधे में एक ही पुष्प पर होते हैं उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। उन्होंने ये लक्षण देखे, सुगमता से कहीं उगाया जा सकता था। इनमें स्वपरागण पाया जाता है। कैसा परागण पाया जाता है? स्वपरागण। लेकिन कृत्रिम परागण भी करा सकते हैं। सुपरागण तो पाया जाता है, लेकिन कृत्रिम परागण भी करा सकते हैं। इनको देखते हुए इन्होंने अपने को क्या चुना? मटर का ही चुना। अब बात आती है कि मटर की सफलता में, मटर की सफलता के कारण क्या बने? मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण ये बने कि मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए उनका संग्रह डाटा अपना नोट करते रहे और बाद में उनका बारीकी से उनका विश्लेषण किया। ये सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा? उनका डाटा संग्रह। और कई पीढ़ियों तक, 2-3 से अधिक पीढ़ियों तक उन्होंने अध्ययन किया। आगे था आपका मेंडल के नियम, जो आपका पॉइंट नंबर कौन सा है बेटा? 8 है। मेंडल के नियम सभी जानते हैं। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3। कितने नियम दिए थे मेंडल ने? 3। तीनों का नाम जानते हो? चलो, हाई स्कूल का आपको थोड़ा ध्यान है, ये हाई स्कूल में भी टॉपिक था मेंडल के नियम। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3। नंबर पहला, प्रभाविता का नियम। नंबर 2, पृथक्करण का नियम। और नंबर 3, स्वतंत्र आपको तीनों नाम तो आप जानते हो। पहला नियम लीजिए, प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। प्रथम नियम में उन्होंने एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों को लेकर उसमें संकरण कराया।
संकरण कराने के बाद देखा कि उसमें कुछ लक्षण प्रभावी थे और कुछ लक्षण अप्रभावी थे, यानी कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे और कुछ दब रहे थे। जो लक्षण दिखाई दें उन्हें प्रभावी लक्षण बोलते हैं और जो लक्षण दब जाएं उन्हें क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण। जो लक्षण दिखाई दें उन्हें प्रभावी और जो लक्षण दब जाएं वो अप्रभावी। लंबा पौधा, लंबा तना वाला पौधा लिया और यहां पर छोटा तना वाला पौधा। जब उन्होंने इन दोनों पौधों के मध्य क्या कराया? क्रॉस कराया, तो इन्होंने देखा ये पीढ़ी कौन सी थी? F1 पीढ़ी। क्योंकि प्रथम पौधे जो संतान उत्पन्न होगी, जो प्रथम संतान होगी, उसे प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये देखा बेटा कि ये जो पौधा है ये है लंबा। कैसा है? लंबा। लेकिन है तो संकर्ण। कैसा है? संकर्ण। लेकिन है कैसा? लंबा। तो आपसे मैं पूछ सकते हैं, आप बता भी सकते हो कि इसमें लक्षण कौन सा शो हो गया, कौन सा प्रभावी हो गया? लंबा वाला या छोटा वाला? ये लंबा जो तना वाला पौधा था वो प्रभावी हो गया और छोटे तने वाला पौधा अप्रभावी हो गया। आप अब तो बता सकते हो प्रभावी कौन सा तने वाला पौधा था और अप्रभावी? इसे ही प्रथम नियम कहते हैं। इसे मेंडल का क्या कहते हैं? प्रथम नियम। इससे अप्रभावी और अप्रभावी नियम भी कह देते हैं, प्रबलता या अप्रबलता का नियम। अब दूसरे नियम पर आ जाओ। पहला नियम समझ गए सभी? बाद में एक चार्ट में तीनों नियम दिखा देंगे, जिससे कि आपके माइंड में हमेशा तीनों नियम एक साथ फोकस बना रहे। द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। द्वितीय नियम में उन्होंने क्या किया? जो प्रथम पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए थे, पौधे संकर थे, उन्हीं पौधों को लेकर, पौधा एक तो था नहीं, बीज तो कई होंगे, उन बीजों को उगाया। उगाने के बाद जब उसमें पुष्प आएगा तभी तो क्रॉस कराएंगे। तो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त थे उन्हीं के मध्य उन्होंने क्या करा दिया? स्वपरागण करा दिया। प्रथम पीढ़ी में क्या प्राप्त हुए थे? क्या प्राप्त हुए थे? लंबे थे, संकर थे, वही लिखे मैंने। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त उन्हीं पौधों के मध्य क्या करा दिया? संकर, क्रॉस कराया। तो देखा, क्या देखा उन्होंने? ठीक है, कर सकते हो क्रॉस? कर सकते हो क्रॉस? कर सकते हो? ओके, अब आप बताओगे यहाँ क्या आएगा? गुड। यहाँ क्या आएगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ क्या आएगा? और यहाँ कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसे पृथक्करण का नियम कहा। क्यों? इसमें जो युग्मक थे वो पृथक्करण हो गए। लंबे वाले थे अलग हो गए, छोटे वाले अलग हो गए, और जो बीच के संकर थे वो अलग हो गए। इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब अनुपात पूछा जाए, अनुपात क्या बताओगे? अनुपात क्या बताओगे भाई? क्या बताओगे? 1:2:1। ये पौधा कैसा था? लंबा तने वाला। कैसा था? लंबा तने वाला। ये पौधा कैसा था? लंबा होगा, संकर होगा। धन्यवाद। लंबा होगा और संकर होगा। और ये भी
हाँ सिमरन, ये पौधा कैसा होगा? छोटा, बिल्कुल शुद्ध। छोटा है लेकिन कैसा है? शुद्ध है। रेशियो क्या हो गया इसका? 1:2:1 रेशियो। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है जीनोटाइप रेशियो और फेनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो का मतलब है बाहर से जो लक्षण आप देख सकें, कितना टाइम लगेगा? जो बाहर से लक्षण दिखाई दे वो फिनोटाइप, जो अंदर से लक्षण देखे जाएं जीन्सों के माध्यम से वो जीनोटाइप। ये तो भाई आपको बाहर से दिखाई दे रहा लंबा है, ये कैसा होगा? लंबे तने वाला। ये कैसा है? लंबे तने वाला। तो फिनोटाइप अनुपात क्या हो गया? क्या हो गया? 3:1। 3:1। हाँ, अब बात आती है जीनोटाइप में। जीनोटाइप रेशियो ये हो गया, ठीक है। शुद्ध लंबा है, संकर है, तो ये जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप में ये भी पॉइंट आपके इसके साथ क्लियर हुआ। अब आइए भाई मेंडल के तृतीय नियम पर। किस पर आइए? आप लोगों को बहुत धन्यवाद है जो आप लोग कोरोना जैसी महामारी में भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या था? स्वतंत्र अप इन्होंने क्या किया? तृतीय नियम के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों को लिया। वहाँ पर एक एक जोड़ी चल रहे थे, यहाँ पर 2 जोड़ी, और 2 जोड़ी के बाद क्रॉस कराने के बाद उन्होंने देखा तो उसमें जो युग्मक थे वो धीरे धीरे क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। जब अलग अलग हो गए थे तो एक तरह से स्वतंत्र हो गए थे, इसलिए इस नियम को स्वतंत्रता अपयुग्मन का नियम कहते हैं। समझिए चित्र के माध्यम से।